नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी देखेंगे कि संघात्मक सरकार क्या होती है। और ये जो मेरी क्लास होगी आज की, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि हम कह भी सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में राजनीति विज्ञान को मेंशन किया गया है या कहें कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया गया है, तो उन सभी कक्षाओं के लिए, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो यदि चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तभी। तो चलिए जो है इस क्लास को एकदम जो है बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में आपके लिए जो है एक मोटिवेशनल जो है लाइन लेकर के आया हूँ। तो इस मोटिवेशनल लाइन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अर्थात आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो सपने हैं, उस सपने को साकार करने के लिए, अर्थात आपने जो एक मिशन निर्धारित किया है 2023, क्योंकि 22 तो लगभग बीत ही गया है, इस आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए आज की हम इस क्लास में संघात्मक सरकार से अब तक जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर इस नोट्स में संकलित करने का प्रयास मेरा भरसक किया गया है। तो इसी कड़ी में हम इस जो है वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, तो जो है मेरे द्वारा लिखी गई संविधान विषय की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आपको जो है क्लास की ऑनलाइन नोट्स प्राप्त करना है तो आप जो है मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसको आपको मेंशन करना होगा साथियों। चलिए अब हम शुरुआत यहाँ पे करते हैं संघात्मक सरकार की, कि फेडरल गवर्नमेंट या जिसे कहा जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। चलिए, ऐसी सरकार जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न सूचियों में किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं संघात्मक सरकार। जैसी बात कहें कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जिस अनुसूची में संघात्मक सरकार की झलक देखने को मिलती है, तो वो हो जाएगी 7वीं अनुसूची हो जाएगी। और इसी अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि विभिन्न सूचियों के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन। तो अभी आपने उपरोक्त में इस बात को सुना और देखा भी।
अगली बात आप देख रहे हैं क्या, अगली जो विशेषता है दोहरी नागरिकता अर्थात ड्यूअल सिटीजनशिप है। अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था में जो नागरिक होते हैं उनको जो है दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। अर्थात एक केंद्र की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। जैसे जो यूएसए है, अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अगली जो विशेषता है वह है दोहरी न्यायपालिका। अर्थात देखा जाए तो ड्यूअल जो है जुडिशियरी की व्यवस्था जो है संघात्मक सरकार में की जाती है। जैसे अपने भारत देश में देखा जाए तो सबसे जो सर्वोच्च इकाई होती है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिसे जिला न्यायालय कहते हैं। तो संघात्मक सरकार में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। लेकिन आपको स्मरण रखना है कि भारत देश में दोहरी जो है न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत की जो न्यायपालिका है वह कैसी है, तो वो जो है एकीकृत अर्थात इकहरी है जो सोपानवत क्रम में है। अगली बात, अगली विशेषता आप क्या देख पा रहे हैं, लिखित सर्वोच्च संविधान। तो संघात्मक सरकार में लिखित सर्वोच्च संविधान जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और यदि आपसे बात किया जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित सर्वोच्च संविधान किस देश का है, तो हो जाएगा यूएसए अर्थात अमेरिका हो जाएगा। और अमेरिका ही क्या है, विश्व का सबसे जो है छोटा लिखित संविधान भी है। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली विशेषता क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि केंद्र में दो सदन होते हैं। जैसे भारत में देखा जाए तो एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। इसी तरीके से संघात्मक सरकार में भी क्या होता है, दो सदन की विशेषता पाई जाती है। और अगली विशेषता आप क्या देख पा रहे हैं कि मूल अधिकार जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट भी संघात्मक सरकार की एक विशेषता है। और यदि हम बात करते हैं कि भारत देश के परिप्रेक्ष्य में, भारत देश में देखा जाए तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल जो है 12 से 35 में किया गया है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और संविधान का जो भाग 3 है विद्यार्थियों, इसी संविधान के भाग 3 को ही संविधान का बोलो क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा जो है संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों ने क्या देखा, संघात्मक जो सरकार या संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है इसकी विशेषताओं के विषय में आपने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो संघात्मक सरकार किन किन देशों में पाई जाती है। तो यूएसए अर्थात अमेरिका का जो संविधान है यहाँ पर संघात्मक सरकार पाई जाती है। नाइजीरिया में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, इन कंट्रीज में जो है प्रमुख रूप से देखा जाए तो संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली
पाई जाती है। अब हम यहाँ पर जो है आप सभी को इस प्रक्रिया को एकदम बेहतरीन तरीके से जो है समझाने के लिए यहाँ पर जो है आपको मेरे द्वारा जो हस्तलिखित नोट्स है, इस नोट्स में आप समझ सकते हैं। अभी उपरोक्त में मैंने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची का उल्लेख, सॉरी, संघात्मक सरकार का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच संघ राज्य और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर जो है एक डायग्राम के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, विशेषताएं क्या होती हैं, पहली चीज तो, और दूसरी क्या है कि संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई। अब यहाँ पे देखना है कि विशेषताएं क्या क्या हैं संघ सूची की या कहें कि राज्य सूची की। पहली चीज तो कानून कौन बनाएगा भाई, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहता है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को रहता है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कानून बनाया, तो अब प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो यहाँ पर आपको समझना है कि संघ सूची के विषयों पर जो है प्राथमिकता केवल और केवल केंद्र सरकार को ही दी जाती है। और राज्य सूची में क्या होता है कि लोक कल्याणकारी विषयों पर देखा जाए तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में आपने देखा था कि दोनों कानून बना सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि समवर्ती सूची का कोई विषय क्या है, एक एजुकेशन अर्थात शिक्षा है, और शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम देखेंगे कि संघ सूची के विषय में देखा जाए कि कुल कितने विषय थे, तो 97 विषय जो है संघ सूची में थे और राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब हम बात करते हैं कि विषय हैं वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं वर्तमान में। लेकिन यदि आप यम लक्ष्मीकांत की बुक का अध्ययन करेंगे तो वहां पाएंगे 98 विषय फिलहाल में ऐसे ही दिया गया है। और राज्य सूची के विषयों में देखा जाए तो 61 विषय हैं और फिलहाल 59 दिया है एम लक्ष्मीकांत की बुक में। और समवर्ती सूची के विषयों में देखा जाए तो 52 विषय हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन में एक जिज्ञासा बन रही होगी कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे तो बाद में कितने कर दिए गए, 47 में जो है 5 बढ़ा करके इनको 52 कर दिया गया और यहाँ पर 66 थे घटा करके 61 कर दिया गया। यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो 5 विषयों का स्थानांतरण किया गया है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया गया है साथियों, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था इसी के तहत जो है 5 विषयों को स्थानांतरित किया गया। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो है अगला पॉइंट क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण कथन आपके लिए लेकर के आए हैं और लेकर के आने के पीछे एक कारण यह भी था दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण कथन जो है आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप जो है पॉइंट टू पॉइंट इस बात को नोट भी कर सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पोल्ट्री विद संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि एक विद्वान क्या है, केसी व्हीयर हैं। तो केसी व्हीयर ने जो है अपने अनुसार संघात्मक सरकार के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कौन सी बात कही थी, तो इन्होंने क्या कहा था, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान कैसा है,
अर्धसंघात्मक है। और इसके बाद एक विद्वान आते हैं, प्रोफेसर पायली आते हैं। तो प्रोफेसर पायली जी ने अपने अनुसार क्या कहा, संविधान का शरीर तो संघात्मक है, लेकिन इसकी जो सोल है वो कैसी है, एकात्मक है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो एक विद्वान आते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन आते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान को सहयोगी संघवाद का नमूना माना, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब यहाँ पर जो है अगला जो पॉइंट है कि अब तक देखा जाए तो संघात्मक शासन प्रणाली को लेकर के आपके एग्जाम में जो अर्थात जितने प्रकार के प्रश्न जो है बने हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो है संकलित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी पहला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर जो है कथन दिए हैं, कथन एक ए है और कारण आर है, और इसमें से फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, कथन में क्या दिया है कि भारत कि संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये कथन दिया है। और कारण में क्या दिया है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अब यहाँ पर कुछ कूट आपको मिलेंगे, इन कूट में से आप सभी को सही आंसर का चयन करना है। 4 कूट दिए हैं, इन कूटों में से आप सभी सही आंसर का चयन करें। फिलहाल हम यहाँ पर जो कथन और कारण दिए हैं, इन कथन और कारणों की विवेचना करते हैं। तो पहला जैसे कथन दिया है दोस्तों कि भारत की संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो बिल्कुल दोस्तों, देखा जाए तो भारत के संविधान में भी संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और अगला क्या दिया है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो केंद्र में देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए दोस्तों, भारत में तो कुल 28 राज्य हैं और क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाई जब 8 यूटी अर्थात 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो एक इसमें कह रहा है ना, इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान समझो, इसमें क्या कह रहा है कि एक बहुत शक्तिशाली, तो एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना नहीं है, बल्कि जो केंद्र बनाए गए हैं सभी को समान ही बनाए गए हैं, सभी को समान ही पावर से दी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा यथोचित आंसर क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। दोनों दोनों ए और आर सही है, बिल्कुल गलत है, ए सही है, आर तो गलत ही था ना। फिर अगला विकल्प देखते हैं, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह भी गलत है। अगला, ए सही है और आर गलत है। तो बिल्कुल पहला जो प्रश्न था, इस पहले प्रश्न का जो है विकल्प जो तीसरा है, यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न में आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए अब हम इसी कड़ी में बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, कथन ए दिया है, कथन ए में क्या दिया है कि भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। कारण क्या कह रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। और यहाँ पर 4 कूट दिए हैं, इन कूटों में से आप सभी को सही विकल्प की तलाश करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ जो कथन और कारण दिए हैं, इन कथन और कारणों की विवेचना करते हैं। तो कह रहा है कि भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है।
क्या दे रहा है? व्यावहारिक नहीं है। तो क्या देखा जाए तो भारत में जो संघवादिता है ये व्यवहारिक नहीं है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं क्या ये जो विकल्प में कथन के रूप में दिया गया है इसको आप सही कर सकते हैं। तो अर्थात देखा जाए तो भारत में जो संघ है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है तो ये क्या है? व्यावहारिक नहीं है, व्यावहारिक होगा दोस्तों। व्यावहारिक इसलिए है क्योंकि व्यावहारिक भाषा में देखा जाए तो इसको समझा भी जा सकता है। अर्थात जो पहला विकल्प है दोस्तों क्या होगा? व्यवहारिक बिल्कुल सही होगा, सही होगा। और कारण में क्या दिया है? भारत एक संघीय राज्य नहीं है। बिल्कुल भारत एक संघीय राज्य नहीं है, है। भारत एक संघीय राज्य है। तो अर्थात देखा जाए तो पहला विकल्प क्या है? सही है। और जो है कारण क्या है? गलत है। इस तरीके से हमने देखा कि प्रश्न संख्या जो 2 है इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? आपको बताना है। विकल्प दिया है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, और दूसरा विकल्प दिया है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, तीसरा विकल्प दिया है इकहरी नागरिकता, चौथा विकल्प दिया है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या होगा? संघीय में क्या होगा? तो बिल्कुल प्रश्न संख्या जो 3 है इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प जो तीसरा है इकहरी नागरिकता, यही जो है आपका संघीय सरकार के परिप्रेक्ष्य में लक्षण नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है। और पहला कथन दिया है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। क्या ये सही है? कि अगला दिया है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, कि ये सही है? आपको बताना है। या अगला जो विकल्प में दिया है दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न अर्थात संप्रभुता हैं। अगला दिया है विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। अब आप सभी को चयन करना है कि इनकूट प्रश्न संख्या जो 4 है 4 में फिर नीचे क्या दिया है दोस्तों? कूट दिया है। देख रहे हैं जैसा कि आप सभी ना, फिर कूट दिया है। इन कूट में से ही आप सभी को उत्तर का चयन करना है। केवल एक, एक और दो, एक दो तीन सभी दिया है चारों। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। बिल्कुल पहला जो कथन दिया है सही है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों जब भारत देश में आपातकाल लगता है तो आपातकाल की समय देखा जाए तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वह क्या हो जाती है? एकात्मक की ओर झुकाव हो जाता है। इस कारण दूसरा विकल्प भी सही है। अब हम देखते हैं तीसरे विकल्प की तरफ। तो तीसरा विकल्प क्या है? कथन क्या है?
दोनों संघ राज्य विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न हैं। तो देखा जाए दोस्तों कि दोनों जो विधायिकाएं होती हैं, दोनों जो संघ हैं या जो राज्य होते हैं प्रभुसत्ता संपन्न नहीं होते हैं, बल्कि प्रभुसत्ता संपन्न की जो जिम्मेदारी होती है वह किसको दी जाती है? संघ को, अर्थात केंद्र को ही दी जाती है। अर्थात जो तीसरा कथन है गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। तो दिया है विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो यह भी विकल्प दोस्तों क्या है? गलत है, क्योंकि विधायिकीय, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां ये संघ और इकाई के बीच डिवाइडेशन नहीं है, बल्कि संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां हैं। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि जो प्रश्न संख्या 4 था, तो प्रश्न संख्या 4 का जो विकल्प होगा क्या होगा? केवल 1 और 2, अर्थात विकल्प जो दूसरा है यही राइट आंसर होगा। अब इसी कड़ी में अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, तो सॉरी 5 की तरफ। तो 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। और यहाँ कुछ 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से सभी को राइट आंसर का चयन करना है। फिलहाल हम सभी विकल्पों की विवेचना और मूल्यांकन करते हैं, उसके फलस्वरूप देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। आप लोग बताएं क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाए तो संघीय प्रणाली भी है, और बोलो क्या है? अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है यह भी है। अर्थात पहला विकल्प तो सही दिया है। फिलहाल हम और विकल्पों का भी मूल्यांकन करते हैं। अगला क्या दिया था? भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं। तो गलत दिया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत में देखा जाए तो संघीय प्रणाली है, लेकिन जो एकात्मक दिया है तो एकात्मक भारत में नहीं है, बल्कि यूके, यूनाइटेड किंगडम या कहें ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। इस तरीके से दूसरा विकल्प गलत हो गया। अब देखिए फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। गलत है दोस्तों, क्योंकि फ्रांस में संघीय प्रणाली नहीं है, बल्कि फ्रांस में क्या है? प्रेसिडेंटियल अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तीसरा विकल्प भी गलत। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। तो गलत, क्योंकि पाकिस्तान में वहां की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि प्रश्न संख्या जो 5 है, इस प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर होगा पहला विकल्प सही हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो इसमें देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर, रीजन कहा गया है। और अब फिर देखना क्या करना है नीचे। हाँ, ये कथन दिए हैं, फिर आपको सही उत्तर की तलाश करना है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि कथन क्या है। कथन में कहा जा रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और किसने कहा था? तो केसी हुइयर ने इस बात को कहा था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, फिर आगे कारण क्या दिया है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिकल रिव्यू का अधिकार है। ये कारण दिया है। अब कारण के फलस्वरूप ये कोर्ट हैं,
इन कूटों में से आप सभी को राइट आंसर की तलाश करना है। चलिए अब हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो कथन है, तो कथन भी मैंने बता ही दिया कि कथन सही दिया है एकदम। अब यहाँ पे जो कारण है, तो कारण में भी देखा जाए तो भारत में जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत की जो है जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, लेकिन लेकिन जो है भारत की जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र तो है, लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है न्यायपालिका को। तो बिल्कुल न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। यहाँ पे थोड़ा सा मौखिक आप समझेंगे कि न्यायिक पुनरीक्षण होता क्या है। अर्थात जब कोई न्यायालय होता है तो न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए न्यायिक निर्णयों की पुनर्समीक्षा करके उसे बदल सकती है। उसे ही क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो व्याख्या नहीं कर रहा था। इस तरीके से विकल्प जो दूसरा दिया है यही जो है आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 7 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। विकल्प दिए हैं संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या जो 7 है, तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प जो डी दिया है यही हो जाएगा। प्रकृति में संघीय है, लेकिन भावना में देखा जाए, आपातकाल में देखा जाए तो भारत का जो संविधान है वह एकीकृत हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 8 में आपको बताना है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। विकल्प दिए हैं जी ऑस्टिन ने, केसी व्हीयर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, डी वसु ने। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा। तो विकल्प जो पहला दिया है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 में आपको बताना है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। विकल्प में दिया है हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड राइस और केसी व्हीयर। तो आप लोग बताएं कि किसने कहा था कि भारत का जो संविधान है अर्धसंघात्मक संविधान है। तो केसी व्हीयर ने कहा था। विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज की ये जो मैंने क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न लेकर के आए हैं। आपको बताना है निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। विकल्प में दिया है डी वसु, के एम मुंशी, वी आर अंबेडकर, ए के अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं आपके जवाब का। तो प्रश्न संख्या जो 10 था इसका जो राइट आंसर होगा साथियों विकल्प जो सी दिया है, वी आर अंबेडकर ने कहा था। तो आज की इस क्लास में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों ने एकदम बेहतरीन तरीके से संघात्मक सरकार के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।